हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप लोग अक्सर टीवी पे देखते होंगे, एड्स आती हैं म्यूचुअल फंड्स, और उसमें एक फिर डिस्क्रिप्टिव बैनर आता है लास्ट में जाकर के एक वो जल्दी जल्दी बोल के जो टीवी में निकल जाता है वो ऐड कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ कंसल्ट या नो ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना। म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपना पैसा, अपने मनी को पूल कर सकते हो, अपने पैसे को यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर जो पैसा है वो बड़े सारे इन्वेस्टर से कलेक्ट करा जाता है टू फॉर्म अ पूल ऑफ मनी। उसके बाद उसको कुछ फाइनेंशियल एसेट्स में डाला जाता है लाइक स्टॉक्स, गवर्नमेंट, PSU बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा इनकम और कैपिटल इंक्रीमेंट करने के लिए। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, म्यूचुअल फंड ना आप अपना खुद का भी बना सकते हो। जैसे आपने किसी एक पर्सन जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर डील करता है उससे आपने पूछा कि मेरे को ना 5 बेस्ट स्टॉक बताओ जो कि सस्ते भी हों और जिसको मैं 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकूं आराम से, मुझे अभी बीच में कोई पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ऐसे अच्छे से बढ़िया से स्टॉक बताओ, 1 साल वाले, 2 साल वाले, 3 साल वाले, 5 साल वाले, 10 साल वाले, जो कि बढ़िया से चल सकें। ठीक है, उस पर्सन ने आपको 5 अच्छे स्टॉक बताए। फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन को पकड़ो जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ एसोसिएटेड हो और उससे बोलो सरकार ने कोई बढ़िया सा बॉन्ड निकाला है क्या किसी PSU का कि जिसमें मैं पैसे डालूं और उसमें इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिल रहा हो। तो उसने बताया हाँ ऐसे 3 बॉन्ड निकले हैं। आपने उन 3 बॉन्ड के अंदर पैसा लगाया। उसके बाद आप क्या करो, सोने का रेट पता करो, गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का रेट पता करो और ये देखो कि फेस्टिव सीज़न के बाद ये कब गिरने वाला है और कब अखबारों की सुर्खियों में गोल्ड और सिल्वर सबसे सस्ता है। तो आप कुछ ग्राम गोल्ड, कुछ ग्राम सिल्वर, ये आप ले लो, बस ये बन गया आपका म्यूचुअल फंड। आपने ना किसी से पूछा, ना कुछ ऐसा कुछ करा, और आपने अपना खुद का म्यूचुअल फंड बना लिया अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर कर। अब ये हो सकता है ये गोल्ड और सिल्वर जो आपने लिया हो, ऑब्वियस सी बात है ये आप डिजिटल फॉर्मेट में ले लो, लेने को कैसे भी ले सकते हो, लेकिन आप ये डिजिटल फॉर्मेट में ले लो। तो ये आपका डिजिटल कॉर्पोरेट बॉन्ड, आपके पेपर टाइटल्स, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक ईमेल आएगा, वो डिजिटल आपका, और आपके जो स्टॉक्स हैं वो डिजिटल। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आप पेपर वर्क या ऑनलाइन माध्यम से जो कर रहे हो और आपने अपने पैसे को पूल करा, आपके पास एक डिफाइंड इनकम थी जिसको आपने इस अपनी इनकम को बाइफरकेट कर दिया 4 चीज़ों के अंदर, बन गया आपका म्यूचुअल फंड। बस ये जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं ना, कोई भी कंपनी जो म्यूचुअल फंड खोलती है या म्यूचुअल फंड जो बनाती है, म्यूचुअल फंड की स्कीम लेकर आती है, यही इनका मकसद होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड कैसे बना सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है कि आप एक पैसा है आपके पास, आप उसको फंड के लिए डाल रहे हो और म्यूचुअली हर जगह पर जो आप पैसा डाल रहे हो वो चारों जगह पर इक्वल डाल रहे हो। आपके पास थे 1 करोड़ रुपए, 25 लाख आपने शेयर में डाले, 25 लाख के आपने बॉन्ड खरीदे, 25 लाख का अपना सोना खरीदा, 25 लाख का आपने चांदी खरीदा। अब क्या होगा, अगर कल को शेयर्स आपके नीचे आने लग गए तो कोई नहीं, गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ेगा, वो उसको संभाल लेगा। अगर चांदी थोड़ी सी सस्ती होती चली जा रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड का एक्सपायरी का टाइम जो पास होगा तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन बैलेंस आउट करके आपका ये एक तरीके से सीसॉ की तरह होता है। एक चीज़ अगर ऊपर की तरफ है, एक चीज़ नीचे की तरफ है, अल्टीमेटली आप फिर भी हमेशा ऊपर ही रहोगे, क्योंकि 2 चीज़ें 3 चीज़ें मिलके अगर एक नेगेटिव भी जा रही है तो वो उसको बैलेंस आउट कर लेंगी बस। अब लोगों को ये ज्ञान होता नहीं है कि करो कैसे, ये अपना फंड कैसे मैनेज करो अच्छे से, तो इसलिए वो म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं डूब सकता। अब आप बिल्कुल अनाड़ी हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आपने घटिया से घटिया स्टॉक खरीद लिए, घटिया से घटिया बॉन्ड आपने खरीद लिया। अब घटिया बॉन्ड में क्यों कह रहा हूँ, जिसपे बहुत लंबे समय में इंटरेस्ट बहुत कम आपको मिलेगा, और वहीं आपने अपने दोस्त को देखा कि उसने कम समय वाले और आपसे ट्रिपल इंटरेस्ट के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा, आपको ज्ञान ही नहीं था। उसके बाद
सोना आपने तब खरीदा जब वो ऑल टाइम हाई था, सिल्वर आपने तब खरीदा जब वो ऑल टाइम हाई था। आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था, आपने अंधाधुंध अपने 1 करोड़ रुपए को लेकर इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। अब ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है जिनको कोई ज्ञान नहीं होता और बस उनको टाइटल मिल गया होता है म्यूचुअल फंड कंपनी का, ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर्स आपका पैसा गिरा देते हैं, डुबा देते हैं। डुबा क्या देते हैं, जीरो तो कभी कुछ भी नहीं होता। देखो, आपका होल्डिंग पीरियड बहुत लंबे समय के लिए बढ़ जाता है, फिर जब होल्डिंग पीरियड लंबे समय के लिए बढ़ जाता है ना, तो म्यूचुअल फंड्स तो आजकल ऑनलाइन होता है स्टॉक मार्केट ऐप्स वगैरह में, मतलब या फिर आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट ऐप कह रहे हो, सॉरी, ऑनलाइन वगैरह की ऑनलाइन ऐप्स होती हैं म्यूचुअल फंड्स की। उसके बाद क्या करते हो आप, फ्रस्ट्रेट होकर कि यार पैसा बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, ये 1 करोड़ मेरे 25 लाख हो गए हैं, 10 लाख हो गए हैं, ये कहीं पूरे ख़त्म ना हो जाएं। तो आपको ज्ञान होता नहीं है, एक तो आपने गलत जगह पर क्या कहते हैं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, गलत पर्सन से करवा रखा है। फिर जब आप अपने पोर्टफोलियो को आप 90% नेगेटिव देख रहे हो, आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आप एग्जिट कर देते हो और उसके बाद कहते हो हाथ जोड़ लिए जयराम जी की, मुझे यहाँ पर कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, ये सब कुछ जुआ है। ये होता है म्यूचुअल फंड का गेम। अब आपने इतना सुन लिया मेरे से, अब आप आगे चलो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में। तो हर एक जो इन्वेस्टर होता है, इट ओन्स यूनिट्स विच रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ होल्डिंग्स इन द फंड। मैंने आपको बताया ना, आपके पास यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है, 1 CR लिख देते हैं हम इसको, 1 करोड़ कैपिटल है आपके पास, उसको आपने कितनी जगह पर डाला, मेरे वाले एग्जांपल में 4 जगह पर डाला। क्या क्या था, शेयर था, आपने कुछ बॉन्ड लिए, आपने कुछ गोल्ड लिया, आपने कुछ सिल्वर लिया, ठीक है। द इनकम और डिविडेंड्स जो कि इस पूल ऑफ मनी से जो जनरेट होती है, जो म्यूचुअल फंड से जनरेट होती है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर्स आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपनी कुछ फीस जो ऑफिस का जो भी इनको काटना होता है, मतलब वो उस फंड को काट के, उसको पैसे को थोड़ा सा काट के बाकी आपको पूरा दे देते हैं। तो अब मैं ये मत समझ लेना कि बहुत ज़्यादा पैसा काट लेते कि आपके पैसे से उनकी सैलरी निकलेगी, ऑफिस की बिल्डिंग का खर्चा निकलेगा। मैं ये कह रहा हूँ उनको अपने ऑफिस वगैरह चलाने के लिए, स्टाफ को मैनेज करने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभालने के लिए पैसा तो चाहिए ना, कोई फ्री में आपकी मदद क्यों करेगा। तो कुछ पैसा वो काट लेते हैं, लेकिन उनका कस्टमर का बेस इतना सारा होता है कि अगर 1 करोड़ लोग भी उनके पास जुड़े हैं और वो 100 रुपये भी सबसे ले रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने करोड़ों रुपये, अरबों रुपये वो हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यू या NAV जिसको कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। यानी कि एट प्रेजेंट, आज कितनी तारीख है, 16 तारीख, 16 अगस्त 2023। अगर आप आज किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो आज ही, ठीक है, तो वो ये तो तब काउंट होगा कि आपने 16 अगस्त 2023 को जो म्यूचुअल फंड बाय करा, उसकी NAV क्या थी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या थी, करंट मार्केट वैल्यू अभी उसकी कितनी चल रही है। तो ये इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप कहोगे ये वाला म्यूचुअल फंड जो है मैंने इतने टेन्योर का बाय कर रखा था, मैंने 5 साल से बाय कर रखा है, आप बैठे हो साल 2028 में, आप किसी को बता रहे हो मैंने इसको साल 2023 से होल्ड करके रख रखा है और इसलिए मेरा तब से ऊपर जा रहा है। ये भी हो सकता है आपने 2023 में होल्ड करके रखा हो और अब ये नीचे जा रहा है लास्ट 5 साल में। तो नेट एसेट वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू को दिखाती है। वो करंट मार्केट वैल्यू ऊपर भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, वो करंट मार्केट वैल्यू नीचे भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सस्ता भी हो सकता है म्यूचुअल फंड, महंगा भी हो सकता है। अब अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एक होता है इक्विटी फंड। ये जो फंड होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, दे इन्वेस्ट देयर एंटायर मनी इन द शेयर्स और इक्विटीज ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। आपने यहाँ पर अपना जो म्यूचुअल फंड बनाया था, आपने सिर्फ शेयर के अंदर अपना पूरा पैसा नहीं डाला था, आपने शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, सोना खरीदा, चांदी खरीदी। जो इक्विटी फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, वो आपको पहले ही बता देते हैं। अब इंसानों को पता तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ म्यूचुअल फंड सुनकर चले जाते हैं कि उनके दोस्त को प्रॉफिट हुआ था, क्या हुआ था। इक्विटी फंड कभी भी सुनना किसी म्यूचुअल फंड में, तो समझ जाना वो आपका पूरा का पूरा पैसा जो आप वहाँ पर लगाओगे, वो अलग अलग डेरिवेटिव्स के अंदर या फिर अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड नहीं करने वाले हैं। वो सब कुछ उससे अलग अलग प्रकार के शेयर्स ही खरीदने वाले हैं। वो कंपनी आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, सॉरी, स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने वाली है आपका पैसा, ठीक है। तो देयर आर वेराइटीज़ इन द इक्विटी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। लाइक कुछ जो कंपनीज होती हैं वो आपके मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में आपका पैसा लगाती हैं। अब ये क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ।
देखो जो निफ्टी 50 के अंदर जो जितनी भी कंपनीज आती हैं ना, ये 50 बेस्ट कंपनीज होती हैं इसके अंदर, ये होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वही एक प्रकार से मल्टी कैप कंपनी भी होती हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स मतलब बेसिकली वो होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, टाटा एलेक्सी। ये कितने का है? 7,115 रुपीज़ का एक शेयर है। आप इसको स्मॉल कैप बोलोगे? स्मॉल कैप बोलोगे आप इसको? बताओ, नहीं ना। और उधर ही यहाँ पर ये देखो, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कितने रुपए का? 0.80, 80 पैसे का है। आप इसको लार्ज कैप बोलोगे? नहीं ना। ये क्या है? पेनी स्टॉक है। ये ब्लू चिप कंपनीज होती हैं ऐसी, ठीक है। इसका चार्ट भी वीकली स्ट्रक्चर पे अच्छा दिखता है। और यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन बहुत होती है। इसको यहाँ, ये यहाँ पर क्या था, ये इधर क्या कर रहा है इतने टाइम से? ये यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक प्रकार की मैनिपुलेशन चल रही है। ये फटने को यहाँ से रेडी तो है, ये यहाँ से रेडी तो है ऊपर जाने को, लेकिन इसको जो मैनिपुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक को, वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। इसलिए ये इसी जोन के अंदर, ये यहीं पर ये एक तरीके से ये फंस कर रह गया, इधर यहीं 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 बार बार इसी जोन में घूमता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको देखो, आपका ये हो गया। MRF दिखाता हूँ मैं आपको। MRF का सबसे महंगा शेयर है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। एक शेयर की वैल्यू है 1,06,333 रुपये। बताओ, आप इसको स्मॉल कैप बोलोगे? आप इसको कहाँ रखोगे इसके अंदर? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? लार्ज कैप, लार्ज कैप, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। तो ये सब क्या होता है, ये MRF का सबसे वो है, महंगा शेयर है। और ऐसे शेयर्स के अंदर मैनिपुलेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है भाई? एक शेयर 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का है। इतने पैसे भी तो फिर सारी कंपनीज के पास होने चाहिए ना, कि वो एक शेयर को अटकाने के लिए एक जगह पर कैसे ना कैसे करके कि वो उसको फिर रोक कर रख सकें एक जगह पर, ठीक है। और जब भी कोई स्टॉक, जैसे अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है, जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है तो उस टाइम पर कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करा जाता है। इसको पहले नीचे आने दिया जाता है और अच्छे जोन पे करा जाता है इन्वेस्ट, ठीक है। इसके लिए अगर MRF जहाँ से चल सकता है, एक बार को MRF रुकेगा इस वाले जोन पे और उसके बाद MRF रुकेगा इस वाले जोन पे, तो ये थोड़ा सा एक अच्छे इन्वेस्टिंग के पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन बात वही है कि महंगा बहुत है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कर सकते हैं जैसे, अब जैसे क्या है कि आप म्यूचुअली इसमें फ़ायदा उठाना चाहते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन 1-2 लोग अगर मुझे अपने साथ वाले मिल जाएं तो ये बढ़िया काम कर सकता है, मतलब मेरे लिए। तो जैसे मतलब मान लो हम 4 लोग हैं, हमने क्या करा, 25 हज़ार रुपये इकट्ठा करें। तो जैद उसके वजह से मतलब मान लो कि यहाँ पर था, इसका जो रेंज है ये कितनी है, ये 81,000 का जब ये था, और ये हाई कितना लगा कर आया है, ये लगा कर 1,11,000 का। तो 25 हज़ार हमने लगा कर यहाँ पर, या फिर 20 हज़ार रुपये लगा कर हमने इस टाइम पर यहाँ पर ये ख़रीदा होगा। जब यहाँ पर चला गया, हमने इसको बेच दिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, क्योंकि हम चारों ने पैसे लगाए थे तो चारों ने मिलकर यूज़ कर लिए। इस प्रकार के स्टॉक्स को ऐसे खरीदा जाता है। लेकिन वहीं पर अब जैसे ये है एक बैंकिंग स्टॉक, मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक IOB, ये देखो 31 रुपीज़ का है, सही है ये रेट, है ना। इसको आप कहाँ रखोगे बताओ? लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप? ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, 31 रुपये का यार मिड कैप, ठीक है। और PNB को आप कहाँ रखोगे? 62 रुपीज़ का है मिड कैप, ठीक है। और यूको बैंक 30 रुपीज़ का चल रहा है अभी, यहाँ पर देखो कितने, कहाँ रखोगे इसको? मिड कैप, ठीक है। जेड रेजिस्टेंस, ओके। उसके बाद डेट और फिक्स इनकम फंड्स, दीज फंड्स इन्वेस्ट, ये सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं, ठीक है। एक होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, एक होते हैं डेट या फिर फिक्स इनकम फंड्स। ये जो फंड्स हैं, ये आपका पैसा
इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉर्पोरेट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इशू करते हैं। तो इसको फिक्स या फिर डेट या फिर फिक्स इनकम फंड्स क्यों कहते हैं? ये डेट किसके लिए? सरकार के लिए, है ना। मतलब सरकार डेट ऑब्लिगेशन से पूरा कर लेगी अपना पैसा देकर, जो आप पैसा यहाँ पर दोगे। फिक्स इनकम फंड्स क्यों है? यहाँ पर आप आंख बंद करके सो जाओ इन पे पैसा लगा के, है ना। एक तो इसके ऊपर किसकी बैकिंग है, इसकी पीछे किसकी बैकिंग है? सॉवरेन की। सरकार तो भागेगी नहीं, नहीं वो पीएसयू को भागने देगी। डूब भी गए तो कल को सरकार आपका पैसा देने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये जो सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, पीएसयू के, कॉर्पोरेट के, एनबीएफसीज के, ये होते हैं डेट या फिर फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड्स। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे क्या कहती है कि हम आपका पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगाएंगे? अलग अलग प्रकार के बॉन्ड में, है ना। उसके बाद हाइब्रिड या फिर बैलेंस फंड्स। ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स या जो फंड्स होते हैं, दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड बोथ योर मनी इन बोथ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स लाइक बॉन्ड्स एंड इक्विटीज इन सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब एक तरीके से डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्कीम। एग्जाम्पल 65% इन इक्विटीज एंड 35% इन डेट। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाली ये जो कंपनीज होती हैं, ये आपका पैसा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे वो बोल रहे हैं, ये वाली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं ऊपर नीचे करके पैसा ऐसे ही लगाती है आपका। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, बैलेंस अगर होगा, अगर वो म्यूचुअल फंड बैलेंस होगा तो आपको पहले लिख देंगे आपके पेपरों में, देखो सर हम आपका 50% पैसा स्टॉक्स में, 50% पैसा जो है आपका हम बॉन्ड्स में लगाएंगे। हाइब्रिड होगा तो वो कहेंगे देखो कुछ स्टॉक्स रहते हैं सर वो अभी बिल्कुल नीचे से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हैं वो हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो हमारी स्कीम ये है कि हम 70% पैसा लगाएंगे स्टॉक्स के अंदर, 30% पैसा लगाएंगे बॉन्ड्स के अंदर। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स की टर्म्स एंड कंडीशंस भी ना आगे चलकर चेंज होती रहती है। क्यों? अब जैसे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मान लो उन्होंने आपका पैसा एमआरएफ पे लगाया था, अब अभी आपने देखा टाटा एलेक्सी, एमआरएफ कितने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं अपने, 1-1 लाख रुपए से ऊपर, 7,000 रुपये से ऊपर के शेयर हो गए हैं लार्ज कैप वाले, है ना। और मार्केट भी अभी इस टाइम पर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये जो हाइब्रिड या फिर बैलेंस फंड्स हैं, जो अभी तक आपका पैसा 70% लगा रहे थे स्टॉक के ऊपर, अब वो नेचर चेंज कर लेंगे। अब वो आपको अगले साल जब आप रिन्यू करवाओगे या फिर जो आपने एक मैच्योरिटी एंजॉय कर ली, वो आपको बोलेंगे अब 70% पैसा सर हम आपका लगा रहे हैं बॉन्ड के ऊपर और 30% पैसा मैम या सर हम आपका लगा रहे हैं स्टॉक्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए इसको हाइब्रिड बोला जाता है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन ये जो है चलता रहता है। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे ये निफ्टी 50 है, इंडियन इकॉनमी की हालत को रिप्रेजेंट कर रही है, 50 बेस्ट कंपनीज कहाँ गए? हाँ, निफ्टी 50 अभी अगर मैं इसका मंथली आपको चार्ट दिखाऊं, मंथ में अभी यहाँ पर चल रहा है। बताओ आप निफ्टी देखो, इंडेक्स में कभी एक साथ आप पूरे निफ्टी को अगर आप खरीदने की कोशिश करो तो ऐसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही होता है निफ्टी के साथ। आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में पैसा इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ सकते 10-20 साल के लिए। ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा हो जाए जैद आंखें बंद करके सब लोग सो जाएं कि निफ्टी तो लॉन्ग टर्म के अंदर ऑल टाइम हाई जाएगा ही जाएगा, है ना, तो ज़रूरत क्या है फिर? ऐसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप जानते हो ना, क्योंकि ये चीज़ होती है ना कि एक जन पैसा लूज़ करता है तो दूसरे के पास वो आता है। तो निफ्टी तो एक इंडेक्स है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करके रख सकते हो 3 महीने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप लाइफ टाइम इसके अंदर पैसा डाल के भूल जाओ जैसे स्टॉक्स में होता है। लेकिन अभी ये अच्छा टाइम है क्या निफ्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का? मुझे ज़रा देख कर बताओ, ये मंथ की एक कैंडल है या फिर डेली का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, बताओ ये अभी अच्छा टाइम है निफ्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का? बताओ नहीं ना। क्यों? ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब अगर क्योंकि यहाँ से और ऊपर गया तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपेक्ट अभी हमें तो कुछ भी नहीं पता। देखो जब कोई भी चीज़ ऑल टाइम हाई पे है तो उसके बाद तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला जा सकता ना। बड़े से बड़ा धुरंधर भी मार्केट का कोई कमेंट नहीं कर सकता उसके बारे में कि वो और ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन हमें इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए नीचे आना पड़ता है निफ्टी को, है ना। तो निफ्टी के कुछ जो अच्छे जोन्स हैं वो ये भी नहीं, निफ्टी का सबसे बेस्ट जोन ये वाला है इन्वेस्टमेंट का, ये वाला नीचे वाला। और एक बार को ऐसा बोला जाता है कि आप अलग अलग पॉइंट पे अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब निफ्टी पे नहीं कर सकते हो ना, समझ जाओ कि जब निफ्टी यहाँ आएगा अपने बेस्ट स्टॉक ढूंढो और यहाँ पैसा आपका इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा टाइम। और निफ्टी इन्हीं लेवल से होकर गुजरेगा। जैसे कैसा करेगा बिहेव, जैसे निफ्टी आया यहाँ पर, जब ये इधर आएगा तो थोड़ा सा जब ये इधर आया करेगा
यहाँ आया निफ्टी, उसके बाद निफ्टी यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। जितने बार वो इन लेवल्स को टच करेगा वो उतने बार हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। फिर यहाँ से अच्छा चल सकता है निफ्टी इस वाले पॉइंट से, वरना होता यही है कि हल्का सा ऊपर जाने के बाद वो रिट्रेस जरूर करेगा। और यही स्ट्रक्चर आपको आने वाले टाइम में इस साल या अगले साल आपको देखने को मिलेगा निफ्टी का। लिखवा लो मुझसे। ठीक है, एनजेड डोंट वरी, ट्रेडिंग क्लासेस देखना, ये सब कुछ पता लग जाएगा आपको कैसे होता है। ठीक है तो मनी मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं आई श्रेया आपको, कुणाल है कि क्या बोल के चला गया मैं? एक सेकेंड, हाँ जी सर, वी कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स इन निफ्टी 50 एज वेल। नहीं, अभी मैंने बताया ना, निफ्टी 50 को देखते हुए आप मार्केट में स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर श्रेया अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए तो आप और मैं तो ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, आंखें बंद करके सो जाएं कि कोई बात नहीं, 10 साल तक पैसा निकालना ही नहीं है। लंबे समय के अंदर मार्केट हमेशा बुलिश ही रहेगी। निफ्टी का चार्ट कहता है ना, बताओ, निफ्टी का चार्ट ये खुद रिवील करता है ना। एक बार इसको रीसेट करूँ मैं, इसको हटाऊँ और मैं गया मंथ के चार्ट पे, मंथ भी नहीं 12 महीने 1 साल के चार्ट पे गया। भाई निफ्टी का चार्ट खुद रिवील कर रहा है, बताओ इसमें ये अच्छा टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट का? बताना ज़रा। यहाँ है निफ्टी, और पहला इसका चार्ट कब आया था? ये आया था 1 जनवरी 1990 को, और अभी क्या है चल रहा है ये 2023। बताओ, ये अच्छा पॉइंट लग रहा है आपको श्रेया, ये मतलब वो करने का? हाँ, और निफ्टी 50 के अंदर पूरे इंडेक्स के अंदर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, आप इसमें से कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, कहीं भी। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये ऊपर ही जाना है, क्यों इसमें है ना सर? लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये ऊपर ही जाना है, क्योंकि पूरा इंडियन सेक्टर बड़े, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ ही लेगी ना। देखो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को जब इंडिया ने संभाल लिया था, तो जैद हम ये कह सकते हैं इंडिया के पास सारे शस्त्र हैं, सारे हथकंडे हैं इंडियन इकोनॉमी को संभालने के लिए। इसलिए हम लोग ना श्रेया, कभी भी इंडेक्स के अंदर आप निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो। निफ्टी 50 के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हो। ऐसे एक बैंकिंग का वो होता है सॉरी, ये होता है निफ्टी बैंक, जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं। निफ्टी 50 यहाँ पर मेरा 2 चार्ट में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, जैसे अगर आप इसको देखो, ये बैंक निफ्टी का एक बारी स्ट्रक्चर देख लो, ये यहाँ पर है जैसे, और यहीं पर आप निफ्टी 50 को देख लो, बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो वापस गया, बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, वो भी ऐसे ही झुक रहा है, ये भी ऐसे ही झुक रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 से ही तो वो डिटरमाइंड है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी से निफ्टी 50 डिटरमाइंड है। सारे स्टॉक्स निफ्टी को मूव करते हैं, और निफ्टी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स को मूव करता है। साइकिल होती है एक, इसको कहते हैं सेक्टोरियल साइकिल। समझ में आया श्रेया? उसके बाद मनी मार्केट या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स, दे प्राइमरली इन्वेस्ट योर मनी इन ट्रेजरी बिल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं। रिटर्न्स तो कम होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। कंपनीज और जो इंडिविजुअल्स हैं, दे यूज दिस टू पार्क देयर एक्सेस कैश। अगर उनके पास ज़्यादा कैश होता है, ये आपको 1 to 2% हायर रिटर्न देते हैं दैन सेविंग बैंक अकाउंट के। बैंक में रखने से तो अच्छा ही है, समझ गए? ट्रेजरी बिल्स के अंदर। अब यहाँ पर भी सॉवरेन की बैकिंग है, राइट? तो यहाँ पर पैसा डूबने की उम्मीद ना के बराबर है कि पैसा डूबेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, रिटर्न्स कम आएंगे, लेकिन आएंगे श्योर शॉट, बिल्कुल सेफ। आंखें बंद करके भूल जाओ इन्वेस्ट करके। फिर है कुछ इंटरनेशनल फंड्स, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड इक्विटीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स, प्राइमरली यूएस मार्केट में जो आपका मतलब वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स पता है ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम क्यों ना यूएसए के स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करें, और हमारे पास प्लेटफॉर्म है और हम सब कुछ कर लेंगे, वो बस आप पैसा लगाने वाले बनो। तो जैसे यूएसए के किसी स्टॉक का मुझे नाम बताओ ज़रा, हम ज़रा कोई अपना म्यूचुअल फंड बनाते हैं यूएसए के स्टॉक मार्केट का, बताओ 2-4 नाम बताओ। एप्पल ले लूँ, एप्पल, ये रहा एप्पल। अब देखो, जैसे हमारा निफ्टी 50 लिख कर आता है ना श्रेया, जिसमें ये देखो एप्पल INC
नैस्डैक लिख कर आ रहा है। नैस्डैक किसका मार्केट है, सिंबल क्या बना हुआ है ये देखो, एक सेकंड जूम होगा क्या ये, हाँ ये रहा, यूएसए बना हुआ है। हमारे जैसे बीएसई या एनएसई लिख कर आता है, ये यूएसए का है। ओके, मैं गया एप्पल पर, एप्पल कितना चल रहा है, INR में तो दिखाएगा नहीं, आई थिंक दिखाएगा क्या, हाँ दिखा रहा है। एप्पल का शेयर है 14,750 रुपये का, ठीक है। अभी एप्पल कहाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल निफ्टी की तरह दिख रहा है एप्पल, बिल्कुल ऑल टाइम हाई। अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। और जैद ट्रिक देखो, ये रेजिस्टेंस और यही आगे आके बनेगा सपोर्ट इसका, ठीक है। इसको हटाओ। और एप्पल के अलावा हम चलते हैं, फेसबुक का नाम क्या हो गया, मेटा है ना, मेटा। ये मेटा का शेयर है, कितने रुपए का है, 25,000 का, ठीक है। एक ये लिया आपने, ये इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा टाइम लग रहा है अभी आपको, अभी तो नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट, नैस्डैक, माइक्रोसॉफ्ट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया है। हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करा जा सकता है। जिस जिस पॉइंट पर नीचे आए, इसको कहा जाता है श्रेया, ये जो हम हर एक पॉइंट पे जैसे वो करते हैं ना, बाय करते हैं। अब आपको तो नहीं पता कितना नीचे आएगा कितना क्या आएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आपको डर मतलब वो है, डर नहीं है कोई भी, तो उसको कहा जाता है क्या लिखा है मैंने, इसको बड़ा कर दूं ज़रा, इसको क्या कहा जाता है, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, बाय ऑन एवरी डे। यहाँ इस लेवल पर आए थोड़ा पैसा अपना डाल दो, इस लेवल पर आए थोड़ा पैसा डाल दो, इस लेवल पर आए थोड़ा पैसा डाल दो। कोई तो एक लेवल आएगा जहाँ से ये फिर रॉकेट बन के चलेगा। हो सकता है यहीं से चल पड़े, हो सकता है यहीं से चल पड़े, हो सकता है यहाँ से चल पड़े, हो सकता है यहाँ से चल पड़े, हो सकता है यहाँ तक है उसके बाद चल पड़े। तो इसको कहा जाता है बाय ऑन एवरी डे। जितने बार गिर रहा है उतने बार बाय करो, लेकिन ये टॉप से कभी भी नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर आप फिर उसके बाद हल्का सा नीचे आया फिर आप बाय करने लग गए, नहीं, काफ़ी थोड़ा नीचे आने का। और रिट्रेस ज़रूर करती है मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS कहते हैं इसको। ये एक यूनिक म्यूचुअल फंड होता है विच इज़ स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली, डैट इन्वेस्ट योर कैश इन इक्विटी, शेयर्स में आपका ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर, इट अलाउज एन इंडिविजुअल टू क्लेम अ डिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक प्रकार का टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ ब्रॉट टू प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़। अगर श्रेया आपको जो सैलरी आती है, आपका इनकम आपका भी टैक्स कटता होगा सैलरी स्लिप में, टैक्स कटता होगा, पक्का कटता होगा ना। अगर आप ELSS बाय कर लो ना, अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अगर आप म्यूचुअल फंड अगर वो कर लो, तो 1.5 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है आपको, ओवरऑल जो आपको टैक्स देना पड़ सकता है उसमें। यानी कि एक प्रकार से आप टैक्स फ्री हो जाओगे, आपका टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो दिखा दिया जाएगा कि ये इन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट कर रखा है, इससे आप अपना पैसा बचा सकते हो। एक और ट्रिक होती है इसी के अंदर ना, एक और ट्रिक होती है, क्या होती है, जब आपको स्टॉक मार्केट से इनकम 1 लाख से ज़्यादा मिलती है ना, 1 लाख से ज़्यादा, मतलब आपने जो भी जैसे मान लो कि जैद आपने और मैंने कुछ शेयर्स बाय कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रॉफिट हमारा 1 लाख से ऊपर जाने वाला है, हमारा टैक्स कटेगा उस साल। हम क्या करेंगे, जैसे 98K हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा ना जैद, हम इसको बेच देंगे और फटाफट से बाय कर लेंगे, हम बच गए टैक्स में। अब 98 तो एक नंबर दे रहा हूँ, मतलब मैं वो मतलब मान लो कि
99,999 समथिंग चल रहा है। 1 लाख प्रॉफिट नहीं हुआ हमारा, वो नहीं गया वहाँ पर, नंबर टच नहीं हुआ, ठीक है। इसी नंबर पे आपने बेच दिया और जैद फिर उसके बाद हमने दोबारा इमीडिएटली बाय कर लिया अगले दिन जब मार्केट खुलते ही 9:15 पे, बच गया हमारा टैक्स। क्योंकि रूल क्या कहता है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका ग्रीन PNL दिखा, ग्रीन प्रॉफिट दिखा, तो 1 साल के अंदर तो उस पर टैक्स लगेगा। हमने बचा लिया उसको। तभी तो ये जूते और ये सब कंपनीज वाले ये रेट रखते हैं 999, 799, ये 4 डिजिट क्यों नहीं बनने देते हैं उसको, क्योंकि टैक्स लगता है। हर किसी की एक ब्रैकेट होती है, हर किसी की कैटेगरी होती है। ये वाली बात मैं आपको बताई थी मैंने वैसे, जूते वाली बात, ओके। उसके बाद कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा आप टेस्ला कह रहे थे, टेस्ला भी दिखा देता हूँ आपको। सॉरी, ये टेस्ला, ये देखो, अपना प्रमोशन करवाने के लिए। वैसे ट्रेडिंग व्यू पे कुछ नहीं आता किसी कंपनी का। टाटा डालोगे तो टाटा नहीं आएगा, ठीक है। टाटा डालोगे टाटा नहीं आएगा, रतन टाटा नहीं आएगा। टेस्ला डालोगे तो एलॉन मस्क जरूर आएगा। मैंने भी आज पहली बार देखा है। तो यहाँ पर ये है टेस्ला एंड इसका पॉइंट थोड़ा सा ठीक है इन्वेस्टमेंट का। ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट इसका ठीक है, कुछ इस जगह पर, इस लेवल पर। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स के? जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आपको कुछ नहीं देखना पड़ता। अब जैसे इतना मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट का, अब आपके पास टाइम कहाँ है ये सब करने का? या जिसको नहीं पता ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा चार्ट्स को रीड करना नहीं आता है, देखना नहीं आता, तो दीज फंड्स आर मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। ऑल्सो इन्वेस्टर्स डजंट हैव टू एंगेज इन रिसर्च। आपको कुछ नहीं ढूंढना, कुछ रिसर्च नहीं करनी है कि आप जाके याद है मैंने आपको वो दिखाया था श्रेया, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, है ना, कि आप उस पर जा रहे हो, एक साइट्स पे जा रहे हो और उसके बाद आप देख रहे हो कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या है, मेरे को बेस्ट कंपनी सिलेक्ट करनी है, कि कौन ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, ये सारा काम खुद कर लेंगे। एंड आपको कोई अप टू डेट, एवरेज का मतलब होता है अप टू डेट आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लो कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड इवन स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड। 500 रुपये से, जैसे ग्रो का ऐड आता है, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि सिर्फ आप अपनी 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, है ना। उसके बाद इट ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन विच लोअर्स द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये हम सारे म्यूचुअल फंड्स को नहीं बोल सकते। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कैसे, अगर वो स्टॉक के अंदर भी डाल रहे हैं तो वो है स्टॉक मार्केट, है ना। अब बहुत सारी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को ये भी ना पता हो कि वो तो अलग अलग स्टॉक्स के अंदर डाल रहे हैं अपना पैसा, ठीक है भाई डाल रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब निफ्टी 50 ही जब अभी नीचे आना स्टार्ट हो गया तो पूरी मार्केट तो थोड़ी नीचे आएगी ना, रिट्रेस करेगी ना। कोविड के टाइम पर आप ये कह सकते हो क्या कि पेनी स्टॉक्स के अलावा जहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पर ऑपरेटर्स उनको स्टॉक वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वैसे तो पूरी मार्केट ही हर एक कंपनी हर एक स्टॉक डाउन था कि नहीं था। अब आजकल म्यूचुअल फंड कुछ नए प्रकार के भी आ गए। वो क्या कहते हैं, हम आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर देंगे, हम कुछ पैसा आपका स्टॉक्स में डालेंगे, कुछ बॉन्ड्स में डालेंगे, और अभी परमिशन नहीं है लेकिन परमिशन मिलते ही वैसे कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो आपका पैसा क्रिप्टो उसके अंदर भी डालने लगे। तो थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी हम आपको डालेंगे, क्योंकि BTC का इतिहास यही कहता है, जिसकी कीमत 1 रुपये से भी कम की थी 10 साल पहले, वो 75 लाख की चीज़ बन चुकी थी 2021 के स्टार्टिंग में। एक बिटकॉइन 1 रुपये से भी कम का, 10 साल के अंदर वो 75 लाख रुपए। तो लार्ज वेराइटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल विच कैन बी चूजन एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। लिक्विडिटी यहाँ पर काफ़ी हाई होती है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स कैन बी सोल्ड इजीली, आराम से। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये मतलब नहीं है लिक्विडिटी का कि विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिक्विडिटी का ये मतलब होता है बायर्स और सेलर्स होने चाहिए।
ठीक है। फिर एक होता है TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। इट इज़ अ मेजर ऑफ द टोटल कॉस्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग अ म्यूचुअल फंड। तो आपको पता ना, मैंने अभी आपको बताया कि वो कुछ आपसे पैसे चार्ज करते हैं। ये द इनकम ऑफ द डिविडेंड जनरेटेड फ्रॉम दिस पूल, कुछ ये पैसा इन्वेस्टर्स आफ्टर डिडक्टिंग द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, फंड मैनेजर का, ठीक है, जो फंड मैनेजर आपका जो फंड मैनेज कर रहे हैं उसके लिए कुछ पैसा जो उनका खर्चा आता होगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज अ कॉस्ट टू देयर इन्वेस्टर्स फॉर मैनेजिंग देयर स्कीम। इसी को कहते हैं हम लोग टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि यहाँ पर बात चल रही थी ना कि वो डिडक्ट करते हैं आपका कुछ अमाउंट, तो इसी को कहा जाता है, कहाँ गए, हाँ, टोटल एक्सपेंस रेशियो। द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो डेट कैन बी चार्ज फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स, ये सेबी प्रिस्क्राइब करता है कि ये नहीं कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपको जो प्रॉफिट हुआ पता चला 1000 का प्रॉफिट हुआ सिर्फ आपको, और म्यूचुअल फंड कंपनी ने 900 रुपये रख लिया और 100 रुपये देकर आपको बोला चल निकल, ये भी नहीं होना चाहिए। इसको सेबी देखता है बहुत अच्छे से। तो समझ में आया म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। म्यूचुअल फंड का टॉपिक हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।